हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। आज हम बात करेंगे रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन और आप बोल सकते हैं उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए एमसीक्यू सीरीज पूरी आपको काम आने वाली है। इससे पहले ऑलरेडी 9 लेक्चर्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। अगर वो नहीं देखे तो पहले वो भी देख लीजिएगा। और आज थोड़े बहुत और एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सो वॉइड इन दी कंक्रीट इज ड्यू टू, तो कंक्रीट में जो वॉइड है जनरली ड्यू टू दी अनसफिशिएंट कंपैक्शन के कारण हो सकते हैं, या हनीकॉम्बिंग के कारण हो सकते हैं, या अगर लेट कंक्रीट का बीम है या कोई भी एक एलिमेंट है जो कंक्रीट से बना है, वहां पे कोई एक पार्ट पूरा निकल गया है, दैट द ग्राउंड लॉस, तो वो भी एक रीजन हो सकता है फॉर दी वॉइड इन दी कंक्रीट। सो आंसर क्या हो सकता है इसका? दैट ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो वॉइड है उनको प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं हम? तो पहली बात, जितने हो सके आप रिड्यूस करिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट जितने आप यूज कर सकते हो वो करिए। दैट इज द वन ऑफ द प्रिवेंशन रिगार्डिंग द वॉइड। सेकंड, कंपैक्शन करिए। थर्ड वन, लीकेज जो है वो आप रोक दीजिए, तो भी आपका वॉइड कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो ये फिर से एक बार आंसर इज डी। द नेक्स्ट, cracks in horizontal surface is due to honeycombing, तो नहीं, क्योंकि वो जो क्रैक होती है वो रिपर्ड नहीं है जनरली। वो तो जिस तरह से आपके पास वॉइड्स होंगे उस हिसाब से आपकी, तो उनका कोई डिसाइडेड नहीं होता कि हॉरिजॉन्टल मेंबर पर होता है, मतलब कि आपका बीम पर भी हो सकता है, कॉलम पर भी हो सकता है। कंपैक्शन नहीं है तो it is once again it is not required to horizontal surface में ही हो। बट ये जो लास्ट वाला है प्लास्टिक लीकेज, वो जनरली होता है हॉरिजॉन्टल मेंबर में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो भी है आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रक्चरल एरर क्यों होती है डिजाइन विथ मेनी कैंटिलीवर एंड प्रोजेक्टेड बालकनीज? तो पहले ये समझ लेते हैं ये क्या होता है। कोई एक बिल्डिंग है, लेट सपोज दिस इज योर एलिवेशन व्यू। ओके, फर्स्ट फ्लोर, लेट इट सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। बट द केस ऑफ these are the columns, interior column. Let in the ground there is only 2 columns, and now this is your cantilever part. This is your cantilever part. तो वो cantilever part ग्रेविटी लोड में तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट जब आपके पास अर्थक्वेक या कोई भी लेटरल फोर्सेस है, लेटरल फोर्सेस, तब आपका ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा ड्यू टू दी ओवरटर्निंग। ओके, तो वो भी एक स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है उनके कारण। फिर सॉफ्ट स्टोरी एट द ग्राउंड स्टोरी। सॉफ्ट स्टोरी का मतलब क्या होता है? तो जनरली जो हाई स्टोरी स्ट्रक्चर होते हैं, हाई स्टोरी स्ट्रक्चर, लेट G+40 और G+30, तो उसमें क्या होगा, ज्यादातर नीचे जो बेस है वहां पे हम पार्किंग अलॉट करते हैं। तो क्या होगा, पार्किंग अलॉट करते हैं तो वहां पे कहीं पे भी वॉल नहीं होगी आपकी, और इसके ऊपर जैसे ही आपका फर्स्ट फ्लोर होगा तो वहां पे वॉल होगी, या हाई राइज है तो शियर वॉल भी हो सकती है। तो ऊपर आप जैसे ही जाओगे, ग्राउंड से ऊपर जाओगे, तो आपकी जो स्टीफनेस है वो बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू योर ग्राउंड और बेस। सो उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट स्टोरी एट दी ग्राउंड स्टोरी। तो वो भी एक लेटरल लोड में आपको बहुत दिक्कत आएगी। दैट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। नाउ द एरर इन लोड कैलकुलेशन, ये तो आप समझ ही सकते हैं, अगर लोड ही गलत कैलकुलेट किया है देन क्या कर सकते हैं हम फिर। तो आंसर, करेक्ट आंसर इज डी फॉर द स्ट्रक्चरल एरर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डक्टाइल डिटेलिंग। पहली बात तो ये डक्टाइल डिटेलिंग
मतलब क्या है, तो टू एनहेंस आवर स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेंथ इन लेटरल लोडिंग कंडीशन। लेटरल लोड कंडीशन के सामने हम जो स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं उनको पहली बात तो हम डक्टाइल डिटेलिंग कहते हैं। जनरली बीम कॉलम जो जंक्शन है वहां पे हम डक्टाइल डिटेलिंग स्पेसिफिकली करते हैं, बट उनके लिए कोड क्या है, IS 456 ने ये बताया है, 800 ने बताया है, 1893 ने बताया है, या 13920 ने बताया है। सबसे पहले ये तो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए, ये स्टील के लिए है। अब 1893 अर्थक्वेक रिलेटेड अर्थक्वेक के लिए ही है, बट जो डक्टाइल डिटेलिंग की कंडीशन दी है दैट इज गिवन इन 13920। ओके, तो याद रखिएगा आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, replacing, restoring or renewing of concrete or the concrete surface after the initial placement। मतलब एक बार आपका स्ट्रक्चर बन गया है, फिर अगर आप वो स्ट्रक्चर को और उसके स्ट्रक्चर के कोई पार्ट को रिप्लेस करते हैं, रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर मतलब बिफोर दी फेलियर, आप उसको अगर डैमेज हो उससे पहले ही अगर आप उनको स्ट्रेंथन करते हैं, या रिन्यूइंग करते हैं। रिन्यू मतलब के उनको रिपेयर मेंटेनेंस करके आप कोई ना कहीं नया बनाने की ट्राई करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे रिहेबिलिटेशन, क्योंकि रिस्टोरेशन इज द पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन, रिट्रोफिट इज द पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिपेयर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द रिहेबिलिटेशन। तो याद रखिएगा आंसर इज डी। द नेक्स्ट इज the first and often most important step of repairing damaged or deteriorated concrete is determined by। so सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, टू आइडेंटिफाई दी कॉन्क्रीट डैमेज। तो पहला पार्ट होगा, हमें ये जानना होगा एज अ डॉक्टर, हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो कॉज ऑफ द डैमेज फाइंड करेंगे, तो किस लिए ये डैमेज हुआ है, क्योंकि उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कॉज ऑफ द डैमेज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू आइडेंटिफाई द डैमेज ऑफ द कंक्रीट। ओके, तो आंसर इज सी। द नेक्स्ट, आफ्टर आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द डैमेज व्हाट टू डू नाउ। फर्स्ट इज फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वो कॉज कितना हुआ है, डैमेज कितना हुआ है, वही हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा। तो लोड कैलकुलेशन वो बात की बात है, नीड ऑफ रिपेयर वो तो बात डिसाइड करेंगे, वो डैमेज कितना हुआ है उस हिसाब से डिसाइड करेंगे हम। तो क्या होगा सही आंसर आपका, इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सटेंट सेवरिटी ऑफ द डैमेज, मतलब कितना डैमेज हुआ है। तो आंसर इज डी। नाउ अ गुड क्वालिटी डेंस कंक्रीट, मतलब कहीं ना कहीं वहां पे वॉइस कम है तो डेंस कंक्रीट है। डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन मे नॉट एग्जिस्ट इन 50 ईयर, मतलब 50 ईयर के बाद जनरली कार्बोनेशन करता क्या है, आपको जो कोरोजन है, सॉरी मतलब आपका रेइंफोर्समेंट है उनको कोरोड कर देगा, मतलब पूरी जो सरफेस है कंक्रीट की जो कवर रखते हैं हम, उनको पूरा हम डैमेज कर देती है। तो अब कितना आप डेप्थ रखते हैं, सॉरी मतलब कार्बोनेशन अलाउड करते हैं, कितनी डेप्थ, तो आपका आंसर होगा 20 mm। और अगर आपको पूछते हैं गुड क्वालिटी के बदले, नेक्स्ट में क्वेश्चन दे ही रहा हूं आपको, पहले याद रखिएगा डेंस कंक्रीट के लिए आपको आंसर होगा 20 mm, और फिर अगर पोरस कंक्रीट पूछा है आपको, तो पोरस कंक्रीट के लिए आपका आंसर होगा 100 mm। तो याद रखिएगा अगर डेंस कंक्रीट है तो 20 mm और पोरस है तो 100 mm। नाउ नेक्स्ट, differential settlement may be occur due to unequal bearing pressure under the different part of the structure। हाँ हो सकता है, क्यों, मैंने सॉइल का मतलब फाउंडेशन का जो भी लेक्चर लिया था वहां पे भी बात की थी इनकी डिफरेंशियल सेटलमेंट, वहां पे भी आप टर्म यूज कर सकते हो। तो अगर एसपीसी आपकी डिफरेंट है, लेट सपोज हम बात करते हैं, एक फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग है, एक आपका कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, तो अब क्या होगा, अगर बाय कोई भी इस तरह से कंडीशन है कि यहाँ एसपीसी आपकी 200 है और यहाँ आपकी लेट सपोज 220 है, तो कहीं ना कहीं द डिफरेंस ऑफ द बेयरिंग प्रेशर इट मे कॉज योर डिफरेंशियल सेटलमेंट।
ओके, तो ये तो आंसर सही है। अब देख लेते हैं और क्या सही है या गलत है। लोअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यस, हम सोचते होंगे 200 और 220 में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं आने वाला है। यस, नहीं आएगा, बट क्यों नहीं आता? क्योंकि हम जनरली सेफ्टी ऑफ बेयरिंग सेफ्टी फैक्टर हम 1.5 से मिनिमम लोडिंग कंडीशन लिए लेते हैं, और एसपीसी अगर काउंट करते हैं लोडिंग के लिए तो 2 to 3 सेफ्टी फैक्टर जनरली रखते हैं। तो इसलिए फाउंडेशन में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये भी सही है, अगर आपने लोअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। थर्ड वन इज बियरिंग प्रेशर में एक्सेस सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, मतलब एसपीसी जो है आपका सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, उससे अगर ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है दैट इज मोर देन दी एसपीसी, प्रेशर इज मोर देन दी एसपीसी, देन इट विल बी अ फेलियर। ओके, तो तीनों ऑप्शन आपके लिए सही होंगे। तो एग्जाम में आपको ये 3 में से कोई एक ऑप्शन देगा और बाकी 3 गलत दे सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी है आंसर इज डी। द नेक्स्ट, वर्टिकल क्रैक्स क्यों होती है? फाउंडेशन सेटलमेंट के कारण, ड्यू टू एक्सेसिव शियर के कारण, या एक्सेसिव टोर्जन के कारण। जनरली देखिए टोर्जन या शियर होगी तो वो या तो डायगोनल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, डायगोनल क्रैक की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। डिफरेंशियल सेटलमेंट जनरली आपको हॉरिजॉन्टल क्रैक देगा, और अगर ओवरलोडिंग की बात करोगे तो वो होगा जनरली वर्टिकल क्रैक। तो याद रखिएगा, वर्टिकल क्रैक पूछा है तो आपका आंसर होगा ओवरलोडिंग। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ी देर पहले बताया अगर हॉरिजॉन्टल क्रैक है तो फाउंडेशन सेटलमेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिगजैग क्रैक्स इज जनरली ड्यू टू, अब पहले बता दिया आपको मैंने, फाउंडेशन क्रैक होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। इसी तरह से अगर फाउंडेशन सेटलमेंट के कारण जिगजैग क्रैक भी आपकी डेवलप हो सकती है। ये तो आपका जनरली डायगोनल होगा, और ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। वर्टिकल क्रैक होगा ड्यू टू द ओवरलोडिंग। तो आंसर ऑफ द जिगजैग इज फाउंडेशन सेटलमेंट। द नेक्स्ट इज, अब अलग अलग टर्म्स होते हैं, डेप्थ ऑफ क्रैक, विड्थ ऑफ द क्रैक, क्लीनिनेस। तो ये बात करते हैं वन बाय वन। तो डेप्थ ऑफ द क्रैक इंडिकेट्स क्या करता है? तो जनरली वो इंडिकेट करता है आपका स्ट्रक्चरल क्रैक। तो हम बात करते हैं अगर स्ट्रक्चरल क्रैक की, तो किस टर्म में हम बात करेंगे? डेप्थ ऑफ द क्रैक के टर्म में। तो नेक्स्ट इज, इसी तरह से क्लीनिनेस क्या बताएगा आपको? तो अगर एकदम पूरा कोई नया आईफोन लेके आया, नया मोबाइल लेके आए हो आप अगर, तो क्या होगा? बहुत क्लीन होगा, मतलब रिसेंटली ही आपने बाय किया है। जितना वो पुराना होता जाएगा उनकी क्लीनिनेस आपका क्या होगा? बिगड़ती जाएगी, तो खराब होता जाएगा। तो इसी तरह से क्लीनिनेस आपको क्या इंडिकेट करेगा? इट इज अ जस्ट और से रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक, सो इट इज स्टिल एक्टिव कंडीशन। ओके, तो क्लीनिनेस आपको अगर पूछते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ द क्रैक। The next is width of the crack। तो इसी तरह से जैसे डेप्थ को हम स्ट्रक्चरल क्रैक की बात करते हैं, इसी तरह से width of the crack की बात है तो इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ द फोर्स एट नैरो ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ द सोइल। तो width अगर पूछा है आपको तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ एट नैरो ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ सोइल आपको याद करना होगा। एंड द लास्ट इज शार्पनेस ऑफ द एज। तो शार्पनेस हम याद कर सकते हैं ड्यू टू दी शियर क्रैक। तो शार्पनेस से आप याद कर सकते हो, एस से एस है शार्पनेस विद दी शियर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो एग्जाम में, वो आपका तरीका हो सकता है अलग अलग याद करने के लिए, बट इस तरह से आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज बेस मटेरियल इज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। मतलब let's suppose your beam is made up with M20 grade of concrete, and then you have to repair it by the which grade of concrete? Okay, तो रिपेयरिंग करने के लिए आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या चाहिए?
अगर ये M20 है तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो हमारी क्या होगी, M20। ओके, M15 हम यूज नहीं करेंगे, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं कहां तक, 25 तक। उससे ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोई बात ही नहीं होती। तो आंसर क्या होना चाहिए, ये तो गलत है, ये भी गलत है, तो क्या आंसर होना चाहिए, M20 एंड M25, क्योंकि M15 तो हम यूज करने ही नहीं वाले। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। Next, most suited cement grade of the OPC for the grouting of the cracks। अब ग्राउटिंग कहाँ करनी है, क्रैक्स में। क्रैक्स मतलब बहुत आपकी क्रैक होगी, जो होगी उनकी विड्थ तो कम होगी। तो क्या चाहिए आपको, कोर्स मटेरियल चाहिए या फाइन। तो जिस भी ग्रेड में सबसे ज्यादा फाइन होगा वही आपका यूज होगा। तो फाइन क्या होगा, 53। तो मोस्ट सुटेबल सीमेंट ग्रेड ऑफ द ओपीसी फॉर द ग्राउटिंग इज 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। द नेक्स्ट इज फ्लोएबल मोर्टार फॉर रिपेयर्स टू डैमेज रेनफोर्स्ड मेंबर। अब पहली बात, रेनफोर्स्ड मतलब के बीम में अगर डैमेज है उनको अगर आपको रिपेयर करना है, क्योंकि वो रेनफोर्समेंट बहुत होंगे, तो उनके बीच में जो आपको कंक्रीट इनपुट करना है रिपेयरिंग कंडीशन में, तो आपके पास बहुत ही कम जगह होगी उनको आप रिप्लेसिंग करने के लिए। तो क्या होना चाहिए, एक तो फ्लोएबल मोटर होना चाहिए जब आप बात करते हो रेनफोर्स कंक्रीट रेनफोर्समेंट कंडीशन में, जब आपको रिपेयर करना है तो कोर्स मटेरियल तो आपको नहीं चलेगा। फिर से एक बार आपको क्या चाहिए, फाइन मटेरियल। ओके, तो अब माइक्रो कंक्रीट जो होता है वो आप जैसे मैगी बनाते हो इस तरह से होता है, उसमें क्रस्ट किए हुए फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट ऑलरेडी क्रश किए होते हुए और बैग में आपको मिलता है, और बैग में जैसे ही निकालते हो और पानी उसको ऐड करते हुए, तो आपका पूरा वो जो कंडीशन मैन्युफैक्चर होगा वो आपको बता देगा कि कितना पानी आप ऐड कर सकते हो। बट जैसे मैगी में पानी ऐड करते हो, बॉइल करते हो, खत्म हो जाता है, इसी तरह से यहाँ पे भी ओनली वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द माइक्रो कंक्रीट। ओके, तो वही यूज होगा फॉर द कंडीशन ऑफ रेनफोर्स्ड मेंबर। ओके, अगर वॉल है या कहीं पे भी जहां पे आपको रेनफोर्समेंट ज्यादा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, गणित कर सकते हो या शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि दोनों सही है, सेम ही है, तो वो आप कर सकते हो इन द केस ऑफ वेयर रेनफोर्समेंट इज नॉट देयर, और से इफ रेनफोर्समेंट इज देयर बट स्पेस जो है आपके पास वो बहुत ज्यादा है, तो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की, टेंशन क्रैक। अब देखिए टेंशन कहां यूज डेवलप होगा, तो जहां पे टेंशन प्रोबेबिलिटी है तो वहां पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट, टेंशन ज्यादा है तो रेनफोर्समेंट क्या हो सकता है, इलोंगेशन हो सकता है। तो क्या हो सकता है आंसर, टेंशन का इलोंगेशन ऑफ द रेनफोर्समेंट। द नेक्स्ट इज शियर क्रैक इज कॉस्ट इलोंगेशन ऑफ द रेनफोर्समेंट। तो नो, अभी बताया टेंशन क्रैक होगी तो वो इलोंगेशन होती, और शियर कहां डेवलप ज्यादा होता है, तो वो होता है एट दी सपोर्ट, एट सपोर्ट। तो एट सपोर्ट हम क्या करते हैं, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो शियर क्रैक हो सकती है। ओके, तो आंसर इज बी फॉर द शियर क्रैकिंग इज कॉज्ड बाय द नॉट प्रॉपर्ली शियर डिजाइन एट दी सपोर्ट। द नेक्स्ट इज कंडीशन असेसमेंट इफ द बिल्डिंग इज इन कैटेगरी। तो अब कैटेगरी एज पर द कंडीशन ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट मतलब क्या, आपको उनको इंस्पेक्ट करते हो, चेक करते हो कि कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग क्या है। लेट्स सपोज कोई बिल्डिंग है 20 साल पुरानी, अब उनको इंस्पेक्शन करनी है हमें उनकी एज के अनुसार। तो हम जब बात करते हैं तो कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले होती है कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 जो होती है नो डैमेज कंडीशन में होती है। अगर डैमेज नहीं है उस बिल्डिंग को तो हम क्या कहते हैं, कैटेगरी 1। तो नो एक्शन इज नीडेड, क्योंकि उनको डैमेज हुई ही नहीं है, कुछ डैमेज नहीं हुआ है वहां पे। नेक्स्ट इज इफ द कैटेगरी इज 2, देन कैटेगरी 2 इज which can be used after the repair or strengthen। मतलब फर्स्ट कैटेगरी में कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, सेकंड कैटेगरी में थोड़ा बहुत डैमेज है,
बट कितना है, लेस डैमेज है, जिसको आप रिपेयर कर सकते हो या स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो कैटेगरी 2 में आंसर होगा बी। और कैटेगरी 3 की बात कर लेता हूं डायरेक्टली, तो कैटेगरी 3 होगा जो होगा बिल्डिंग बैडली डैमेज होगा। ओके, तो 1 2 3 आपको सीक्वेंस में याद रखना है। 1 इज नो एक्शन नीडेड, सेकंड वन इज रिपेयर एंड स्ट्रेंथन, एंड कैटेगरी 3 इज बैडली डैमेज। नाउ इसी तरह से डैमेज को टोटल 5 क्लास में डिवाइड करते हैं हम, 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 5 क्लास में डिवाइड करते हैं। वन बाय वन देखते हैं। 0 में क्या कर सकते हैं, 0 है अगर क्लास, तो आप रिपेयर में क्या कर सकते हैं। तो जब आपको डैमेज नहीं हुआ है तो हम जनरली उनको करते हैं क्लास 0। और उनकी जो सरफेस है, मतलब कलर, तो कलर अगर निकल गया है पूरा तो हम क्या करते हैं, नया कलर वहां पे कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से एक्सटीरियर व्यू हम चेंज करते हैं, दैट इज द रीडेकोरेशन। तो क्लास 0 इज इंडिकेट द रीडेकोरेशन। नेक्स्ट इज क्लास 1। क्लास 1 क्या होगा, सुपरफिशियल रिपेयर। तो मतलब कुछ पार्ट एक्सटीरियर के, कुछ पार्ट इंटीरियर के आप चेंज कर रहे हो, बट कहीं पे भी स्ट्रक्चरल जो मेंबर है उनको कुछ आप चेंज नहीं कर रहे हो। स्ट्रक्चरल मेंबर मतलब बीम है, कॉलम है, उनको कहीं पे भी रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो दैट इज द सुपरफिशियल रिपेयर इन द क्लास 1 कैटेगरी। क्लास 2, क्लास 2 में क्या होगा, जो मेंबर है आपके स्ट्रक्चरल मेंबर, उनको कहीं ना कहीं माइनर डैमेज हो चुका है। तो क्या करेंगे हम, minor structural repair is required in the case of class 2. Similarly, if the class 3 is there, strengthening the repair मतलब आपको ज्यादा डैमेज हो चुका है और उनको स्ट्रेंथन करना है, बट याद रखिएगा ज्यादा हुआ है डैमेज, बट इतना भी ज्यादा नहीं है कि उनको डिमोलिश करना पड़े। डिमोलिश मतलब उनको तोड़ देना है, नया स्ट्रक्चर ही क्रिएट करना पड़े, इतना भी डैमेज नहीं हुआ है। तो जो कैटेगरी आपकी 4 होगी वो होगा डेमोलेशन। तो उनमें हम क्या करते हैं, पूरी बिल्डिंग को ही रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, या मतलब उनको गिराकर नई बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं। तो क्लास 4 होगा डिमोलेशन कंडीशन में, उनको रिपेयर नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डैमेज एंड रिपेयर कैन बी क्लासिफाइड। ऑलरेडी मैंने बात कर दी, ऑलरेडी क्लासिफाइड इन दी 5 कैटेगरी। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, आई डोंट नो व्हाई, बट इतनी मेहनत करने के बाद आप तक ये प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, स्टिल यू आर नॉट लाइक, जस्ट यू हैव टू जस्ट प्रेस अ बटन लाइक एंड सब्सक्राइब, इतना ही आपको करना है, फिर भी आप नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। जो जिसने भी सब्सक्राइब या लाइक करते हो उनको थैंक यू सो मच फॉर फ्रॉम दी पोकर एकेडमी, एंड विल प्रोवाइड नेक्स्ट मोर वीडियोस ऑन दी MCQ. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. थैंक यू.